तन्मय और आप देख रहे हैं मालवा लाइव का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। और इसी चुनावी चौपाल में आज हम आ पहुंचे हैं उज्जैन जिले के ग्राम पंचायत बोरदा में। कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे पूछेंगे कि गांव में अभी तक क्या विकास हुआ और आगे जो सरपंच बनने वाले हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दादा से ही जानने की कोशिश करेंगे। दादा जी, अनुभव है आपका जी, क्या गांव में अभी तक विकास हुआ और आगे जो सरपंच आने वाले हैं उनसे क्या अपेक्षा रखते हो आप? जी, हम तो जो गाँव में जो विकास हुआ, अब सरपंच के बाद पैसे नहीं तो कहाँ से विकास करेगा। अभी तक कोई पंचायत ने पैसा नहीं दिया, सरकार ने कोई नहीं दिया पंचायत में, और जो दिया था अभी सरपंच को उसने काम करके दिखाया। जो पंचायत में मिला था नहीं उसने काम, सरपंच ने काम करके दिखाया। और हम चाहें कि सरपंच ऐसा रहे कि हमारा कहना माने और हमारा काम अच्छा से अच्छा काम करें, अच्छे से अच्छा काम हो। लगभग सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य सबसे पहले हमारी स्वास्थ्य की ही जिम्मेदारी है, और स्वास्थ्य को लेकर के गांव में क्या व्यवस्था है हम वो बात करते हैं। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है? नहीं है। कोई डॉक्टर वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। तो अब क्या उम्मीद है आपकी? डॉक्टर अस्पताल की सुविधा के साथ ही स्कूल चले हम एक बड़ा नाम है, सरकार की बड़ी योजना है। और स्कूल चले हम के तहत यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई की क्या व्यवस्था है इसकी भी जानने की कोशिश हम करते हैं। स्कूलों की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, कहाँ तक स्कूल है ना? कोई भी नहीं है सर, जो टीचर आए हैं वो सब कर रहे हैं, कोई काम नहीं है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं 11 बजे 12 बजे। सर आज की मौसम नहीं आया, हमारा जो मेडिकल मैडम है वो 11 बजे 12 बजे आती है और 3 बजे 2 बजे। अभी तक यहाँ पर स्कूल है और गांव की जनता चाहती है कि अब ये पढ़ाई के लिए अच्छी सुव्यवस्था हो। पढ़ने के लिए कुछ बच्चे भी हैं जो पढ़ाई के लिए आगे क्या उनका रुचि है, क्या रुझान है। स्कूल यहाँ पर नहीं है, 8वीं तक स्कूल है। आगे अगर आपको पढ़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? वह यहाँ से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। तो आप क्या चाहते हो, आपके स्कूल में नहीं वहीं पर ही गाँव में बड़ा स्कूल बने या नहीं? पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए अब आपको सरकार से कुछ उम्मीदें हैं लगती है, जो गांव में जो सरकार होगी वो स्कूल बनवाए। तो बच्चों का भी कहना है कि गांव में जो सरकार बने, जो सरपंच जी बने वो स्कूल बनवाए। 12वीं तक स्कूल की अपेक्षा है। क्या गांव के विकास की क्या सोचते हैं? पानी की व्यवस्था लगती है, मतलब फिर व्यवस्था रोड की जाने पानी का जाता है, पानी तो आता है सर, रास्ता ही नहीं है, 8वीं तक भी नहीं है। स्कूल तक जाने के लिए रास्ता नहीं है और पानी की बेहद समस्या। पानी और स्कूल की क्या व्यवस्था है, रोड की क्या व्यवस्था है? रास्ता जाए नहीं, रास्ता जाए नहीं, काम 4 मतलब की चलता रही। स्कूल का सामान नावा फ्री है, कैसा सरपंच चाहते हैं आप? अच्छा मॉडल ना तो सबसे चुनावी चौपाल में जनता के जो मुद्दे रहते हैं वो तो हम जनता से जानते ही हैं, लेकिन इस बार हमारे साथ में पूर्व सरपंच हैं जो पहले के जो कार्यकाल था उसमें सरपंच थे, और उनसे बात करते हैं। आप पूर्व में सरपंच रहे, आपको पसंद किया है, इस बार क्या आपका मुद्दा है? हमारा ये मुद्दा होगा कि जो काम हम नहीं कर पाए वो हम हमारे से वो अच्छे और भविष्य में पढ़े लिखे व्यक्ति को हम देना चाहते हैं ये मौका। अभी तक लगभग करीबन 7 से 8 साल हम सरपंच में रह चुके हैं, और जो काम हम नहीं कर पाए वो अब हम इसे को मौका दे रहे हैं कि हमारे 115 से 20 पंचायतों के बीच में ऐसा सरपंच हम चुन के
लाए हैं कि ना होगा और ना रहेगा। तो पूर्व में तो आप सरपंच थे, इस बार आपने क्यों दावेदारी की? हमने अभी हर किसी को मौका देना चाहते हैं कि अभी हम रहे, इसके बाद जो भी कोई नए उम्मीदवार हमसे अच्छे मिले हैं तो उनको मौका देना चाहते हैं। तो नेता अक्सर सोचते हैं कि लगातार मैं ही अपने पद पर बना रहूं, लेकिन यहाँ पर सरपंच साहब की जो मन की बात है वो उन्होंने कह दी कि वो चाहते हैं कि आगे और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मौका मिले और इस गांव के विकास को हम आगे उनके साथ बढ़ा सकें। चुनावी चौपाल के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ में अब मेहमान जुड़ चुके हैं। सरपंच के प्रत्याशी हैं, राजेश चतुर्वेदी नाम है, और अब इन्हीं से जानते हैं क्या इनके मुद्दे हैं और चुनावी क्या मैनिफेस्टो है इस गांव के विकास के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सरपंच प्रत्याशी बनने के लिए। क्या आपकी तैयारियां हैं और क्या गांव के विकास के लिए आपका मैनिफेस्टो है? धन्यवाद कि आपने मुझे शुभकामनाओं के साथ इस तरह की चीज़ें पूछना चाहा, और आपके माध्यम से मैं ये चीज़ आम मेरा जो परिवार है लिंगोदा और गोरदा दोनों ग्रामीणों तक पहुंचाना चाहूँगा, और साथ ही साथ अन्य पंचायतें जो भी है उन तक भी मैं पहुँचाने का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस माध्यम के द्वारा उन तक ये चीज़ें पहुँच पा रही हैं। पहली चीज़ तो यह है कि मेरा तैयारियाँ जो है, ये तैयारियां का मतलब यह है कि मैं तो यहाँ एक निर्विरोध सरपंच को चुनने के लिए इन लोगों के बीच में उपस्थित हुआ था, लेकिन इन्होंने मुझे फिर आगे किया क्योंकि निर्विरोध जैसी स्थितियाँ निर्मित नहीं हो पाई। उसके कुछ कारण रहे हैं जिन्हें मैं अभी यहाँ पर चर्चा करना नहीं चाहूँगा, लेकिन निर्विरोध सरपंच का चर्चा करना और उसका सहमति होना नहीं होना ये एक अलग बात हो गई। ये अपने आप में ये दिखाता है कि ग्रामीण जन तैयार हैं कि हम विकास की तरफ आगे बढ़ें, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें। जो हमारी आधुनिक भारत की संकल्पना है, जो ग्राम विकास से देश विकास की संकल्पना है, उस विकास को साकार करने के लिए मैं एक मार्गदर्शक के रूप में कोशिश करूँगा कि जितना ज्ञान और अनुभव मेरे पास है वो इन लोगों के साथ बांटूँ। बाकी विकास तो स्वतः ये खुद ही करें। न कोई सरपंच किसी का विकास आज तक कर पाया है और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। महज सरपंच और प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो ग्राम वालों की इच्छाएं और उनकी विकास शक्ति के आधार पर उसको आगे ले जाने का काम मात्र कर सकते हैं, और वही काम करने के लिए मैं समर्पित हूँ, संकल्प। अभी हम जब यहाँ आए तो हमने ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने कहा विकास तो हुआ है, लेकिन आज भी गांव में बहुत सारा जो कार्य है वो रुका हुआ है। पानी की समस्या बताई, सड़कों की समस्या बताई, स्कूल की समस्या बताई। तो आगे अब क्या आप सोचते हैं ग्रामीणों की इन समस्या को कैसे हल करेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि विगत 45 सालों से मेरा इस गांव के साथ नाता है। मेरी उम्र 45 के आसपास है, और मेरे परिवार और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर देखा जाए तो विगत 3 पीढ़ियां हो चुकी हैं जो हम गोरदा मांडा और लिंगोदा के विकास के साथ कार्यरत हैं। जब पुरानी पंचायतें थी तो अन्य गांव भी थे, उनके साथ भी थे। यहाँ पर मैंने जो अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो या चुनावी घोषणा पत्र कह कैटेगरीज, पहली कैटेगरी और प्राथमिकता जो मेरी है वो है आधारभूत संरचना, यानी कि सड़क, नाली और पीने के पानी। ये 3 चीज़ों पर मेरा पहला फोकस रहेगा कि सर्वप्रथम तो आप शायद गांव में घूमे या नहीं घूमे मुझे नहीं पता अभी, लेकिन आप अगर गांव में जाएंगे तो शायद जो स्थिति आज की है वो मेरे ख्याल से गर्मियों में भी अपने यहाँ रहती है कि अगर गर्मी में कोई शादी ब्याह हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है और लोग डांस कर रहे हैं या घूम रहे हैं। मैंने देखा अभी कुछ समय गर्मियों में 2-4 शादी अटेंड करने मैं भी आया, तो वहाँ लोग डांस करते करते गिर रहे हैं या कुछ हो रहा है। कारण क्या है? सड़कें कच्ची है, नालियों का बहाव ठीक नहीं है, नालियों का ओवरफ्लो हो रही है, गंदगी हो रही है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है। तो मेरी पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो एक तो स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। दूसरी प्राथमिकता में जो आएगा कि ग्रामीण सड़क के साथ साथ हमारे यहाँ खेत खलिहान की जो सड़कें हैं वो ऐसी है कि लोग अभी अगर थोड़ा ज़्यादा पानी गिर जाए तो शायद सोयाबीन बोना है या आपको कोई फसल लाना है तो उसके लिए लाना ट्रैक्टर से भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे रोडों की स्थितियाँ। तो उन को देखते हुए जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ पक्की सड़कें भी बनाना है, और जहाँ पर संभव हो सका कि जितने खेत और जहाँ तक जा रही है वहाँ तक हम कच्ची सड़कों की भी ऐसी व्यवस्था करें जो 12मासी लोगों के आने जाने मोटरसाइकिल से, ट्रैक्टर से या किसी भी तरह से उनके यातायात के साधन जो है वो सुलभ तरीके से वहाँ जा सके और उनकी फसल समय पर अपने घर आ सके बिना किसी नुकसान। दूसरी जो प्राथमिकता मेरी रही है वो है बच्चों को, क्योंकि मैं विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ
और मैंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन और IAS IPS बच्चों को भी एज ए मेंटर किया है। तो मेरी प्राथमिकता है कि जब तक आप शिक्षा का विकास नहीं करते तब तक आप समाज का और गांव का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होगा वही समझेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। वरना आप भी समझते हो कि चुनाव किस तरह से होते हैं, कितने दिनों के लिए रहते हैं और वोट डलने के बाद लोग कैसे भूल जाते हैं। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रत्याशी भूल जाते हैं, लेकिन जो वोटर हैं वो भी भूल जाते हैं कि हमने वोट देने के पहले क्या बात इनसे वचन लिया था, वो वचन पूरा हुआ या नहीं। तो मेरी जो दूसरी प्राथमिकता आ रही है वो है शिक्षा के क्षेत्र में, कि सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाने का प्रयास है। समय पर स्कूल का खुलना, समय पर स्कूल का बंद होना, उनको जो पोषाहार की सरकार की योजनाएं हैं वो वाकई में उन बच्चों तक पहुंचना। और केवल पोषाहार का मतलब ये नहीं कि बच्चे वहाँ गए, खाना खाया और शाम को घर आ गए, कि कुछ गरीब बच्चे हैं जो खाना नहीं खा सकते या घर पे समय पर नहीं मिलता है, उनको खाना मिलता है। पोषाहार खाने के साथ साथ शिक्षा का भी उतना ही महत्व है कि वो केवल खाना नहीं रह जाए और शिक्षा नहीं रह जाए, दोनों चीज़ें बराबर और पर्याप्त रूप से। तीसरी चीज़ जो मेरी यह है कि केवल हम शिक्षा या केवल पढ़ लिख कर ही सब कुछ हो जाएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण हो सकता है। तो उसके लिए खेलने कूदने के लिए एक ग्राउंड की व्यवस्था भी है। बच्चे जब तक खेलेंगे कूदेंगे नहीं तब तक वो मन से खुश नहीं होते, और बच्चे अगर मन से खुश नहीं हैं तो उनके माँ बाप खुश होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो उनकी खेलने कूदने और उनकी सारी व्यवस्थाएं जो है ये मेरी प्राथमिकताओं में दूसरी प्राथमिकताओं का भी भाग है कि सबसे पहले स्कूल का समय और समय के साथ अच्छे शिक्षकों के साथ अध्ययन की व्यवस्थाएं कराना, गरीब बच्चों के लिए सरकार की योजनाओं के साथ साथ वो अगर पूरी तरह से नहीं हो पाती है तो सामाजिक लोगों को जोड़ेंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनके साथ हम किसी तरह से उनकी आर्थिक मदद कर सकें। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम उनके खेलने के लिए ग्राउंड का विकास कर सकें ताकि वो खेलें कूदें और अपना आपसी कम्युनिकेशंस के माध्यम से अपना ग्रुप बना सकें। आज गाँव में लोगों का बिखराव होता है, ये अलग है, ये अलग समाज का है, ये अलग जाति का है, ये अलग आर्थिक स्थिति है, हम इनके यहाँ खेत में मजदूरी करते हैं, ये हमको पैसा देते हैं। ये सब बंटवारा जो हो रहा है ये बंटवारा नेता लोग नहीं करते या नेता लोग नहीं कहते। नेता लोग तो इन परिस्थितियों का अपने मतलब के लिए फ़ायदा उठाते हैं। हमारा जो पहला प्रयास है वो एकमात्र प्रयास ये है कि हम अगर सबको एक साथ खेलने की जगह देते हैं, सबको एक ही साथ एक जैसे स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था देते हैं, सबको एक जैसा खाना अगर देते हैं तो फिर वो परिवार दो हो ही नहीं पाएंगे, एक ही। और अगर एक परिवार रहेगा तो आज चाहे ये और मैं हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते पर हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हम बचपन से ही उनको वो संस्कार और वो माहौल उपलब्ध कराना चाहते हैं जिससे उनके मन में कोई मन मुटाव ना हो, जो इनके और मेरे मन में है या इनके और मेरे मन में आया है या कोई तीसरा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक उदाहरण में। तो ये मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरी प्राथमिकता जो मेरी है वो ये है महिलाओं और माताओं की। कई महिलाएं हैं जो सुबह उठती हैं, पानी कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, हैंडपम्प बंद हो गया है, हैंडपम्प नहीं चल रहा है, तो हम उनको एक स्वच्छ पानी घर पे नल द्वारा उपलब्ध करा सकते। और शौचालय की व्यवस्थाएं, हालांकि ऑलमोस्ट सरकार की जो शौचालय की योजनाओं के माध्यम से हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर कहीं रह गया है तो उसको पूरा कराना। और सबसे बड़ी जो मेरी अपनी है, मैंने उसमें कमिटमेंट भी किया है कि सरकारी योजनाओं का ये भाग हो या ना हो, लेकिन मैं उसको करवाना चाहूँगा। वो ये है कि एक वाईफाई व्यवस्था जो है ग्राम स्तर पर, कि ग्रामीण क्षेत्र हमारा जितना आता है उसमें एक वाईफाई सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। कैसे भी उसको मैनेज करने का प्रयास करेंगे और अगर वो चीज़ उपलब्ध है तो लोग न्यूज़ देख सकें, समझ सकें, योजनाएं क्या हो सकती हैं वो जान सकें, किस गांव में क्या विकास हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनको आंखों देखी दिखे तो उनका मन होगा कि आज मेरा घर जो है उसके सामने कचरा पड़ा है तो मैं उसको उठा के डस्टबिन में डालूँ। तो ये स्वच्छ भारत की जो अवधारणा है इसको मूर्त रूप देने का मेरा एक स्वप्न है, जिसको मैं ग्रामीणों के माध्यम से पूरा करना चाहूँगा। और स्ट्रीट लाइट और कैमरा, ताकि घर में रात को 2 बजे भी अगर कोई आ रहा है, जा रहा है, किसी का सामान बाहर रखा है तो कम से कम उस कैमरे के माध्यम से, स्ट्रीट लाइट के माध्यम से सुरक्षा और माताओं बहनों के मध्य भी सुरक्षा का एक भाव रहे कि हमारा कैमरा लगा है, हमारे साथ कोई दुर्घटना या किसी तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, हमारे सामान के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकता, हमारे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बहनों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, ताकि हम वो एक रिकॉर्ड के रूप में भी रख सकें, प्रशासन के सहयोग के रूप में भी रख सकें और अपने खुद के
अपने मन में एक विश्वास ये बना रहे कि हम सुरक्षित हैं और अच्छे हैं। और चौथा जो मेरा है प्रयास वो बुज़ुर्गों के लिए कि एक सामुदायिक विकास केंद्र की यहाँ पर स्थापना की जाए, एक कम्युनिटी हॉल टाइप का। हालांकि सरकार की व्यवस्था हो या नहीं हो, मैंने अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी ये चुनाव तो अभी भी आए हैं, पर एक साल पहले शायद सभी लोग जानते हैं, एक साल पहले ही मैंने ये जो प्लॉट है मैंने अपने पिताजी की स्मृति में इसको यहाँ एक कम्युनिटी हॉल के रूप में डेवलप कराना। उसमें किसी से कोई 1 रुपया लेने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन लिम्बोदा और गोरदा के ग्रामजन जितने भी हैं उनके लिए वो एक मांगलिक कार्यक्रम करना हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम करना हो, उसमें गार्डन भी मेंटेन करना चाहता हूँ, ताकि ये बच्चे अगर खेलने की इच्छा रखते हैं तो शाम 4 बजे से 8 बजे तक गार्डन खुलेगा, ये सारे बच्चे खेलें, 8 बजे बंद हो जाए वापस। उसके लिए ना तो मुझे कोई 5 पैसा किसी से चाहिए और ना ही मैं जितना सहयोग अपनी तरफ से कर पाऊँगा वो करने का पूरा प्रयास। और बुज़ुर्ग लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि आज हॉस्पिटल नहीं जा सकते, उज्जैन तक नहीं जा सकते, उनके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। किसी को अगर 500 रुपये की दवाई करवाना है, इलाज करवाना है, डॉक्टर को फीस देने का पैसा नहीं है। तो एक सामुदायिक केंद्र यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाए, एक अच्छे डॉक्टर को यहाँ बिठाने का प्रयास करूँ। मेरी योग्यता और सामर्थ्य कितनी है, मैं इस प्रशासन से इस बारे में गुजारिश करूँगा और वो मदद करेंगे ऐसी उम्मीद रखता हूँ, ताकि वो स्वास्थ्य केंद्र के आधार पर जो बुज़ुर्ग लोग नहीं जा सकते, कुछ के बच्चे बाहर हैं काम करने के लिए, कहीं बाहर चले गए, उम्र दराज है, अब वो लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं साहब हमारी गाड़ी पर हमको ले चलो, लेट हो गया है तो आप गाड़ी में वहाँ ले चलो। तो प्राथमिक स्तर पर जो भी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है वो यहाँ पर निःशुल्क लोगों को प्राप्त हो सकती है। और मेन चीज़ जो मैंने यहाँ अपने मैनिफेस्टो में भी जिसको मैनेज किया, मेंटेन किया है, उसमें ये कहा है कि प्रधानमंत्री जन औषधि की जो स्कीम्स सरकार की आई हुई है, जिसमें आप समझते हो उसकी जेनरिक जो मेडिसिन होती हैं, जेनरिक मेडिसिन और बाकी जो डॉक्टर्स लिखते हैं उसमें रेट को लेकर ज़मीन और आसमान है। वास्तव में देखा जाए तो ग्रामीण स्तर के लिए वो योजना है जन औषधि के रूप में। उस जन औषधि को यहाँ मैं किसी तरह स्थापित करने का प्रयास करूँगा। कुछ शिक्षित लोग हैं यहाँ, मेरे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी जो MSc इन बायोटेक है, MSc इन केमिस्ट्री है, तो ऐसे बच्चे यहाँ बैठकर और वो मेडिकल स्टोर्स और चीज़ों को संचालित करें ताकि आम जनता का भला हो सके और सरकार की योजना का पूरा हो सके। हमारे यहाँ क्या है, मोस्टली जितने भी लोग हैं 2 कैटेगरीज में उनको आर्थिक स्तर पर लिया जाता है। एक ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है अभी खेती करने की, वो है कृषक की श्रेणी, और दूसरे जो हैं वो हैं कृषि मजदूर। अब क्या हो गया है कि जो या सीमांकन ज़्यादा होने के कारण और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो लोग बाहर जाकर मजदूरी करना और करना। कुछ लोग हैं, आज भी मैंने कुछ लोगों को फैक्ट्री और देवास है ना, तो ये है मेरा प्रयास रहेगा कि देवास हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर देखा जाए तो उज्जैन भी आता है, मक्सी इंडस्ट्रियल एरिया। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में अपने संपर्क व्यक्तिगत स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर निर्मित करूं और वहाँ की फैक्ट्रियों में, वहाँ के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ जाके 10-15 मिनट, आधे घंटे में पहुँच सकते। 13 किलोमीटर मक्सी पड़ता है, 20 किलोमीटर देवास पड़ता है, उज्जैन 24 किलोमीटर पड़ता है। तो इन औद्योगिक क्षेत्रों में वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, ITI कराना है बच्चों को तो हम उनको करेंगे। मतलब हेल्प डेस्क मैं यहाँ पर शुरू करना चाहता हूँ। पंचायत भवन को नियमित रूप से 3 घंटे कम से कम यहाँ पर पंचायत सचिव के साथ बैठने की व्यवस्था रखवाना चाहता हूँ, ताकि किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, आर्थिक विकास से संबंधित हो, आधारभूत संरचना से संबंधित हो, तो लोगों को आज सबसे बड़ी सब करना चाहते हैं। जितना युवा है वो भी चाहता है कि मैं भी अच्छे घर में रहूं, मेरे पास भी अच्छी गाड़ी होना चाहिए, मेरी जेब में भी उतना पैसा होना चाहिए कि 10 दोस्त अगर बोल दे तो मैं उनके साथ बैठ के 200-500 खर्च कर सकूं। लेकिन ये सब कुछ तब संभव होगा जब उसकी जेब में पैसा हो, और पैसा उसे कमाना ही पड़ेगा। तो पैसा कमाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र आसपास के जितने भी हैं उनके साथ हम संबंध स्थापित करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। किसी को लेबर की रिक्वायरमेंट है तो हम हमारे यहाँ से बंदों को भेजने की कोशिश करेंगे। किसी को अगर कोई ट्रेंड लोग चाहिए, ITI पास आउट चाहिए, तो हम 10th-11th वाले बच्चे जो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं उनको ITI की तरफ प्रमोट करेंगे। यानी एजुकेशन ही हमारा मूल मुद्दा होगा, जिसके आधार पर हम गाँव की दशा और दिशा अपने सपने के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि इनका आर्थिक और सामाजिक। जी, बड़ा पेचीदा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि 10 साल के अनुभवी हैं वो, तो आप समझ सकते हैं कि मैं तो फ्रेशर हूँ, है ना।
नया हूँ, बच्चा हूँ, उनका 10 साल का अनुभव है सरपंचाई कैसी होती है और सरपंच कैसे होता है। लेकिन आपने पूछा कि वैतरणी कैसे पार करना है, तो वैतरणी में मेरा एक ही कहना रहेगा कि न मुझे परिवार, न मुझे जाति, न मुझे जाति, सबसे बड़ी चीज़ और विषय वस्तु जो मैं पिछले 1 महीने से लगभग इन लोगों के बीच में दिन और रात बैठ रहा हूँ। 1 महीने में मैं जो अनुभव कर पा रहा हूँ कि लोगों को बांटकर राजनीतिक चीज़ों को भुनाना, ये न मैं करूँगा, न करने की इच्छा रखूँगा, और न ही अपने साथी सहयोगियों से भी मैं दिन रात यही कहता हूँ कि आप भी इस तरह के मुद्दों को उठाएं हैं, क्योंकि जब तक हम एक परिवार और एकजुट नहीं होंगे तब तक हम विकास की बात नहीं कर सकते। सरपंच बनना तो सरकार का एक प्रक्रिया है, एक हिस्सा है कि इसके आधार पर ग्रामीण विकास को आगे ले जाना, लेकिन हम इस प्रक्रिया और इस हिस्से को आपस में झगड़ना या लड़ना, मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब कोई बोलता है कि आप सरपंच के लिए लड़ रहे हो, तो मैं कहता हूँ साहब मैं लड़ नहीं रहा, मैं सरपंच पद के लिए आ रहा हूँ ताकि मैं लोगों को ये कह सकूँ, और सरपंच में और मुझ में सिर्फ इतना ही अंतर रहेगा कि कोई सरकारी योजना या सरकारी या प्रशासनिक व्यवस्था है तो उसके लिए वो सरपंच के नाते हस्ताक्षर कर सकता है, और मैं अगर आज की डेट में हस्ताक्षर नहीं कर सकता, बस इतना ही फर्क है। तो वो जो 10 वर्ष के अनुभवी हैं, उन्होंने जो भी किया उसके लिए मैं ससम्मान उनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आगामी विषय वस्तुएँ जो हैं उस आधार पर जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा, मैं किसी की ज्ञान बांटने की या उनको ज्ञान के आधार पर आगे लाने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। आज प्रशासनिक स्तर पर जाना है तो शिक्षा से संबंधित क्या व्यवस्था है, सबसे बेसिक प्रश्न है जो कई लोगों के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। विगत कई हफ्ते 10 दिन से इन लोगों के साथ रोज़ बातचीत चर्चा कर रहा हूँ। शायद कोई यहाँ जानता होगा कि पढ़ाने वाले टीचर हमारे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, तो वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने पूछा कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों बंद करा दिया, तो बोले यार 9वीं 10वीं तक जई रहा हूँ, मैं अभी भी उनके किताब बाँचता नहीं यार, तो अब क्या और कहीं ना कहीं करूँ, इससे कम से कम ट्रैक्टर वाला के 500 रुपया रोज दो, फिर भी वो काम नहीं करे, तो कम से कम मारो छोरो ट्रैक्टर चलाएगा तो ये तो होगा कि 500 रुपया भी बची रहे ना, ट्रैक्टर सही चली। तो मेरा इस विषय को यहाँ लाने का मुद्दा है वो ये है कि शिक्षा का स्तर जब तक नहीं सुधरेगा तब तक विचार भी नहीं सुधरेंगे, व्यवहार भी नहीं सुधरेगा, और हम जिस गांव की कल्पना कर रहे हैं विकास और समृद्ध गांव की, वो भी संभव और शिक्षा के लिए शिक्षित होगा। एक टीचर के पास कई लोग यहाँ से कुछ लोग गए भी, ये समस्या रही भी सही, ये पूर्व सरपंच रहे हैं यहाँ पर, ये भी गए, तो टीचर ने बोल दिया कि साहब मैं तो यही है, हम तो ऐसा ही करेंगे, हमको जो आ रहा है वही पढ़ाएंगे। ऐसा इनको क्यों कह दिया? क्योंकि ये नहीं समझते हैं, ये उनसे वो प्रश्न आपने मुझसे पूछा, ऐसा प्रश्न पूछने की सक्षमता और ज्ञान आवश्यक। मेरा प्रयास रहेगा कि मैंने जो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, जो मैंने पढ़ने पढ़ाने का मेरा पिछले 20 सालों का अनुभव रहा है, मैं उस अनुभव के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में ही मेरी प्राथमिकता पहली रहेगी, और दूसरी जो प्राथमिकता है वो स्वास्थ्य और साफ सफाई। ये 2 चीज़ें अगर मैं संकल्पित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, और आपका जैसा सहयोग आज आए और आप चल के आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक छोटे से गांव जिसमें 932 वोट हैं और आप लोग यहाँ आए। आधे घंटे पहले मेरे पास फ़ोन भी आया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो मैं तब से ही बड़ा कहना चाहिए उतावला था कि कब आप आएँ और आपके इस माध्यम, इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात आम जन समुदाय तक कर सकूँ और उनको ये समझाने का प्रयास करूं कि हम बंटने और बटाने की स्थिति से बेहतर होगा कि मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप सरपंच का चुनाव करें, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट दें या मेरे को वोट आपके चाहिए तो मैं ये काम करता हूँ। मैं दोनों स्थिति में काम तो करूँगा, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म यहीं हुआ और मेरी मातृभूमि होने के नाते मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं इसका विकास अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि और जितनी सामर्थ्य मेरी है, सरकार दें या ना दे, मेरे पास जितना है मैं उतना अर्पण करने की कोशिश करूँ। भगवान देव नारायण का मंदिर है और गांव लिम्बोदिया में हम पहुंचे हैं। अपन प्रत्याशी हैं, लिम्बोदा गांव के सरपंच प्रत्याशी के रूप में है मुकेश जी, उन्हीं से बात करते हैं। गांव में लगभग विकास तो अधिकतर देखने को मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी असुविधाएं रहती है जिसको लेकर के जो ग्रामीण लोग हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो क्या अब आपकी ऐसा मैनिफेस्टो है जिसको ग्रामीणों की जो समस्या है उसको कैसे हल करेंगे? मेरे गांव में विकास बिल्कुल ये सब नाला है वाहन जाने निकले हमें लोगों की जो समस्या है उसको मैं लगभग
जो बाकी जगह पे 90% हो गई, तो मैं लगभग 90% में अपने अभी विकास करवाएं। और जो भी लोगों की समस्या, सबसे पहले समस्या है हमारे यहाँ कि जिन लोगों के जो कच्चे मकान थे उनके सरकार ने तो जोड़ दिए थे, लेकिन कुछ मतभेद के कारण कोई भी समस्या रही है, उस कारण से जिसको प्राथमिकता थी उनको वापस मिला नहीं है। तो सबसे पहले उनका मैं जांच कराऊंगा, बात करूंगा, कितने कट गए, जिसका छूट गया उनको वापस दिलाना है। तो उसके बाद पेंशन जिन लोगों को नहीं मिल रही, पेंशन दिलाना है उनको। क्या है कि नाली वाली है, रोड नहीं है, सीसी नहीं है, इस पर अपन 100% काम करेंगे और सबको साथ में लेके करेंगे। जो वरिष्ठ लोगों को, जो भी हर वर्ग को लेकर साथ में चलेंगे। तो किसानों की समस्या बड़ी समस्या हमारे लिए। किसान बेचारा अभी जो एक ही बारिश हुई है तो उसमें घोड़े घोड़े कर रहे हैं, मतलब इनके बहुत अच्छा अपना प्रयास रहेगा। मैं देख रहा हूँ, मेरी किसान हूँ कि मतलब पूरे किधर में जाते हैं, अभी भी बहुत गोभी तो किधर में गए सब। उनका रोड, प्रत्येक रोड किसानों का किसी भी मार्ग का हो उसको 100 का 100% भी करना है किसान करने में, किसान को बताने। तो किसान की मेरा जो है वो करेंगे। उसके बाद ऐसा भी हमारे तालाब घेरीकरण नहीं है, पानी की समस्या भी, तो तालाब का घेरीकरण करवाएंगे, तो हम उसके मोरी वगैरह वो बनवाएंगे। क्योंकि डैम में सामने काली से छोटी काली निकली है, वहाँ पर बड़ा डैम बनवाएंगे। सांसद उसमें जाग दीजिए, इस्तेमाल करेंगे और बनवाएंगे इसको। इसके पश्चात थोड़ा शिक्षा में भी ध्यान देंगे। इसमें शिक्षा भी कम है हमारे पंचायत में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, ज़्यादा व्यवस्थित सब दो। और ये मेरी प्राथमिकता है और सबको लेके चलेंगे साथ में। जो भी कुछ होगा वो सभी को लेके नहीं करेंगे, मतलब जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, ऊपर जाके हर विषय पे ध्यान देंगे। मतलब सरकार की जो योजना है ना, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं सरकार की जो भी योजना है वो लगभग 90% पहुँचे 95%। ये मेरा लक्ष्य है। अभी जब हम आए तो गाँव बोरदा में हम गए, तो जो गाँव की पंचायत है, और वहाँ पर जब हमने जनता से बात करी तो उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि यहाँ पर गांव में डॉक्टर की सबसे बड़ी असुविधा है। कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अगर इलाज के लिए जाना हो तो उज्जैन या देवास की ओर जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर होता है, 25-30 किलोमीटर। और इतने दूर में कभी इमरजेंसी होती है तो आदमी को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए क्या आपकी प्राथमिकता है? उसके लिए ये प्राथमिकता है कि जो भी गाँव के लोग चाहेंगे, ऐसा नहीं कि किसी का नुकसान हो, अगर सब लोग तैयार हैं, सबको अगर सब खुश है तो सबको तो चाहेंगे कि व्यवस्था मिल जाए। सब नाराज़ नहीं है तो फिर उनके लिए तैयार है, सब मिल बैठ के करेंगे। जो भी हो सकता है कुछ करने से किसी को दिक्कत होगी, काम ऐसा काम नहीं करेंगे, जिसका रास्ता बना के करेंगे। अगर सहमत रहेंगे तो करेंगे। पूर्व में 10 साल के जो सरपंच हैं रहे हैं वो आपके सामने हैं, एक जिनके पिता सरपंच रहे थे और अभी पुत्र सरपंच की दावेदारी में है। 4 लोग यहाँ से दावेदारी में हैं। आप पहली बार सरपंच प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, कितना कठिन होगा ये रास्ता और सरपंच तक की राह को इस सीट तक पहुँचने का? मेरे को कोई कठिनाई नहीं किसी से भी, कोई 10 साल रहा हो, कोई 5 साल रहा हो, या फिर कोई पिताजी रहे हो। मेरे को सब लोगों का साथ है, सब भाइयों के, बुजुर्गों के, माताओं के, बहनों के, युवाओं के, सभी के साथ है, और उनके साथ ही मैं लड़ रहा हूँ। तो युवाओं का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है और उन्हीं के विश्वास पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ में बुजुर्ग भी हैं जो इस गांव में, हम जब मंदिर पर आए तो यहाँ पर मिले। दादा, गांव में कितना विकास हुआ और आगे कैसा सरपंच बनाना चाहते हो आप? सरपंच अच्छा जो काम करे वी सरपंच साहब पहुंची है। इधर नाला पर बाटनो भरी निकलाच को नहीं, गाँव में भी विकास कई को नहीं, नाले में फुल भरी है, कोई कामेज को नहीं, आई आके देखे को नहीं, खाली वोट लेने के लिए आए, लेकिन बाद में तो फिर आई के देखे को। काफ़ी नाराजगी है मतलब सरपंच के खिलाफ की? हाँ, तो इतना चुनाव से बोरदा का सरपंच बनी रहा, मन्या को गांव भी छोटो तो वही वहाँ का जीते। और अभी भी यहाँ मंदिर पे बात हुई थी कि भाई एक चक्कर हमारा गांव में भी तो मौका दो, तो अभी उठ के चलते अभी लोग। तो गांव के ही सरपंच चुनने की बात कहते हैं दादा हैं। दादा, पुराना अनुभव है आपका, लगभग काफ़ी समय से आप यहाँ रह रहे होंगे, कितना विकास हुआ गांव का? ये मान लो रुपये में 25% विकास हुआ है और 75 पैसा नहीं हुआ है।
गांव में कीचड़ है, यहाँ एक पुल की जरूरत है, ये तो ये जो बर्मा में जगह जगह नाली बनी, सब नाली भरी हुई है, सब पानी वो रोड पे ही है, कीचड़ कीचड़ सब भी। स्कूल और स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली एक स्कूल है और कोई नहीं। सेटेलाइट स्कूल है खाली, सेटेलाइट स्कूल है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, नाली, सड़क तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब जो प्रत्याशी हैं वो जनता तक जा रहे हैं और जनता को भी विकास की जो बागडोर है वो ऐसे प्रत्याशी को देना चाहती हैं जो जनता के बीच में रहे, काम करे, विकास करे और उनकी जो असुविधा है उसको पूरा करे। गांव की सरकार और गांव के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम जनता तक पहुंचे हैं और एक और प्रत्याशी के पास अब हम पहुंचे हैं, कैलाश जी शर्मा हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या इनका मैनिफेस्टो है, क्या इनके आगे विकास के लिए क्या योजनाएं हैं। क्या योजना है आप? हमारी योजना है सबसे पहले तो कीचड़ की समस्या है इस गांव के अंदर। दूसरी समस्या है पानी की, नल योजना लगाएंगे हम। और इसके बाद में जो है रास्ता जो है मतलब खेत वार जो है काकड़ का रास्ता जो है लोगों का निकलने का रास्ता नहीं, उसका चौड़ीकरण कराएंगे और जैसे तैसे मतलब उसके रास्ते को बनाएंगे। इतनी प्राथमिकता है। अभी बनने के बाद जो कुछ होगा नई योजना जो भी आएगा सामने पेश कराना। 3 और प्रत्याशी आपके बीच में है। हाँ, है। 10 साल से पहले सरपंच रह चुके हैं, एक के पिता सरपंच रहे हैं और 2 प्रत्याशी आप इस गांव के हैं। तो क्या लगता है आपको? अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर रहेगा काम सब। जो जनता जनार्दन है जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ी स्वास्थ्य शिक्षा है। स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए भी जो 1-2 बजे स्कूल लगे हैं उसके लिए भी जो है उचित कदम उठाएंगे हम। ग्राम बोरदा मंडा में समस्या है कि 6-7 लगातार हम जब गांव बोरदा में गए तो वहाँ पर हमने पूछा तो सबसे पहले ग्रामीणों की जो समस्या थी वो स्वास्थ्य को लेकर के थी। दूसरा उनका मुद्दा था कि शिक्षा को लेकर है। तो स्वास्थ्य के प्रति आपका क्या लगता है? स्वास्थ्य के प्रति जो जगह वो खुल गया है अस्पताल बोरदे में, उसको देखेंगे, उसको डॉक्टर आते हैं, ऐसी बात होती है। डॉक्टर आते हैं मतलब वो चेक वगैरह करते हैं सबको। मुद्दा मेरा है, नाम मेरा रामचंद्र अजमेरा, पिता का आश्रम अजमेरा, ग्राम बोरदा मांडा। किसान का बेटा हूँ सर, और किसान को अच्छी तरह से जाता हूँ। किसान को क्या चाहिए? गांव तो ठीक है सर, किसान को ये चाहिए कि अपने गांव में मतलब कृषि करने के लिए खेती पे जाने की रास्ता नहीं आज तक हमारी पंचायत। पूरा खेत कम से कम 3 किलोमीटर तक गाँव फैला हुआ है, कोई रास्ता नहीं आने जाने का। उसके लिए मेन मुद्दा मेरा यही है। पूर्व में भी आप सरपंच रहे? जी बिल्कुल। क्या कमी रही? सर कमी रही, मैंने तालाब बनवाया, डैम बनवाया, आज तक उनकी रिपेयरिंग नहीं कर पाया कोई। तालाब पे आज तक गेट नहीं लगाई, तालाब फूट गया, मोरी कोई बनाने को तैयार नहीं।